प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य करने वाले नए और पुराने सभी उद्यमियों को 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन के लिए 9829026990 पर आज ही संपर्क करें। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जनहित में प्रसारित। हाँ तो नंदू भाई यो तो सुनियो आप संदेश और जानकारी और लारे लारे मनभावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनिया सा। बिल्कुल सा। और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा तो आज आपने कार्यक्रम में अपने वश में पधारिया है शिव प्रसाद जी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पिछले 29 जुलाई ने 3 वर्ष पूरा किया है, तो वनडे बारे में संपूर्ण जानकारी आपने दे दिया है। और शिव प्रसाद जी जो है विद्या भारती राजस्थान का संगठन मंत्री है। बिल्कुल सर। और अणु बातचीत करया है नरेश नागदा जी, तो आप अणी बातचीत रो पूरो फायदो उठावा नहीं सा। बिल्कुल सर। नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को घोषित हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। हाल ही में 29 जुलाई को हमने इसकी तीसरा वर्ष मनाया है। इस विषय पर हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री शिव प्रसाद जी। आइए इनसे बात करते हैं। शिव प्रसाद जी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है विश्व गुरु बनने की राह में हमको आगे बढ़ाएगी, तो आप क्या सोचते हैं कि इसके बारे में क्या अभी तक प्रयास हो चुके हैं और आगे क्या प्रयास होने वाले हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में मूलतः भारतीयता से आधारित शिक्षा को लागू करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत स्पष्ट रूप से विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों को भी भारत में भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ अपने शिक्षा के केंद्र प्रारंभ करने का अवसर देने की बात कही गई है। तो भारत के भी विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने में यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से सहयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। वर्तमान जो शैक्षिक परिदृश्य है उसमें नवीन शिक्षा नीति किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी? अपने देश में अभी तक शिक्षा का तंत्र स्कूली शिक्षा में 10+2 इस रूप था। अब 5+3+3+4 अब यह जो शिक्षा का ढांचा है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, अर्थात अब यह शिक्षा का ढांचा पूर्णतया बदल गया है। पहले प्रारंभ के 6 वर्षों तक बालक की शिक्षा का कोई स्वरूप अपने देश में नहीं था, परंतु अब 3 से लगा करके 6 वर्ष के लिए भी, और अरुण, उदय और प्रभात यह विद्या भारती में है, और सरकार में बाल वाटिका प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऐसे 3 चरण रहेंगे। तो बालक को अब गतिविधि आधारित खेल खेल में और समाजो उपयोगी शिक्षा कैसे देना, विभिन्न प्रकार की जॉयफुल लर्निंग, हंसते खेलते खेलकूद आधारित शिक्षा, यह इस शिक्षा नीति के अंदर है। तो फाउंडेशनल स्टेज से लगा करके सेकेंडरी स्टेज तक हर लेवल पर और बालक को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने की योजना है। अब तक कुछ राज्यों में ये शिक्षा नीति लागू हुई है और कुछ में अभी तक बाकी है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये शिक्षा नीति कब तक पूरे भारत में एक साथ लागू हो जाएगी? सामान्यतया जहाँ जहाँ पर वर्तमान में केंद्र के चिंतन धारा के अनुरूप सरकारें हैं, उन्होंने शिक्षा नीति को फाउंडेशनल स्टेज पर लागू कर दिया है। केवल मात्र 2-3 राज्य ऐसे हैं वहां पर अभी उस प्रकार से लागू करने का और मानस कमजोर है। बाकी देश में मेरा मानना है कि सामान्यतः सभी राज्यों में फाउंडेशनल स्टेज इस सत्र में लागू हो गई है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह शिक्षा नीति ही मातृभाषा पे जोर दे रही है ऐसा नहीं है। पूर्व काल में भी जितनी शिक्षा नीतियां भारत में आई है, चाहे माननीय डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग रहा होगा, चाहे कोठारी कमीशन रहा होगा, सबने भी मातृभाषा पर ही जोर दिया था। और जितने भी शिक्षाविद हैं, भाषाविद हैं, उनका एक स्वर से कहना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक तरह से सुधरा हुआ रूप है, और इसीलिए यह
पुरानी जो बातें हैं उसी को ही प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक संकल्प है, ऐसा मेरा मानना है। नवीन शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों को अपने इसकी संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी? सामान्यतया भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बजट को अभी तक बजट प्रावधान का एक लगभग 4.3% या इससे भी कम शिक्षा के ऊपर खर्च करने की योजना बनी हुई है। परंतु जैसा अभी शिक्षा नीति में बताया गया है, भारत सरकार शिक्षा के स्ट्रक्चर के ऊपर 6% बजट का खर्चा करने वाली है। इसलिए विश्वास है सभी सरकारी विद्यालयों में एक प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप अपने अपने बजट प्रावधान में कुछ वृद्धि करने की प्रेरणा मिलेगी। और जहाँ तक निजी शिक्षण विद्यालयों का प्रश्न है, तो जो निजी शिक्षण विद्यालय व्यावसायिक दृष्टि से काम करते हैं वहाँ तो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, पर बाकी शिक्षा के केंद्र भी समाज के सहयोग से भौतिक तंत्र प्रभावी खड़ा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये शिक्षा नीति जो है स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी बात करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही स्किल्स के ऊपर जोर देने की बात कही गई है। तो शिक्षा नीति के अंदर प्रभावी रूप से विभिन्न प्रकार की स्किल्स बालक छोटी उम्र में ही सीखे, और जो बालक अध्ययन कार्य में प्रभावी ढंग से निष्णात है उनके लिए आगे भविष्य के अंदर उच्च शिक्षा के लिए रास्ते सारे खुले हैं। परंतु जो इस दृष्टि से कमजोर रहेंगे उनके लिए प्रारंभ से ही कोई न कोई स्किल सिखाना और बाद में 12वीं के अंदर भी व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है। तो इस दृष्टि से अपना मानना है कि कोई भी आने वाली पीढ़ी रोजगार से वंचित नहीं रहेगी। अपने अपने स्वयं के स्किल्स जो उन्होंने सीखी है उस आधार पर वो अपना कारोबार कर सकेंगे। विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? क्या जो अंकों के आधार पर अब तक होता है उसी आधार पर होगा? जहाँ तक मूल्यांकन का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 360 डिग्री इवेल्युएशन की बात कही गई है, अर्थात बालक के परिपूर्ण मूल्यांकन की बात है। पूर्व में केवल और केवल परीक्षा केंद्रित मूल्यांकन था। अब ये जो मूल्यांकन है इसमें बालक का मूल्यांकन स्वयं करेगा, बालक का मूल्यांकन उनके सहपाठी करेंगे, बालक के मूल्यांकन के लिए फील्ड वर्क होगा, प्रोजेक्ट कार्य उसको दिए जाएंगे और क्लास के अंदर अध्यापन कार्य करने वाले आचार्य भी उसका मूल्यांकन करेंगे। अर्थात बालक का हर एंगल से मूल्यांकन होगा। इसलिए इसके अंदर केवल एक तरफा वो कॉपी में क्या लिख करके आता है उस आधार पर मूल्यांकन नहीं होकर के उसके जीवन के हर पहलू को ध्यान में रख करके उसका मूल्यांकन होगा। अभी तक कहा जाता है कि बच्चा जो है किताबों के बोझ के तले दबा हुआ है और उसकी वजह से उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी खराब हो रहा है। तो आने वाली शिक्षा नीति में बच्चे के प्रति ये किस तरह की बात रहेगी जिससे इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े? सामान्यतया शिक्षा नीति में ये योजना की गई है कि बस्ते का बोझ कम हो, इसलिए हर विषय को प्रभावी ढंग से पाठ्यक्रम को कुछ कम करके और प्रभावी ढंग से समेटा गया है और हर लेवल पर बालक को जितना आवश्यक है उतना ही साहित्य लेकर के विद्यालय में जाना होगा। छोटी कक्षाओं के अंदर तो बस बच्चे को बस्ते के बोझ से परिपूर्ण रूप से मुक्त किया गया है ताकि वो गतिविधि आधारित खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सके और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर के द्वारा, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा, और हमारी जो शिशु वाटिका है उसमें कोई कलाशाला है, कार्यशाला है, विज्ञान प्रयोगशाला है, तरणताल है, बगीचा है। तो ये ऐसी है जो बालक के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को विकसित करने के लिए है। तो बच्चे को बस्ते के बोझ से मुक्त करने में बड़ा इनकी भूमिका रहेगी। अब तक हमने बालकों की बात की, अब अगर बात करें अध्यापकों की, तो उनके लिए इस शिक्षा नीति में क्या है, उनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है और उनके विकास के लिए क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के ऊपर भी बहुत प्रभावी ढंग से एम्फेसिस किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति और शिक्षक बनने के लिए पूरा प्रयास करने के बाद भी कई बार शिक्षक नहीं बन पाता था, ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा इस हेड के अंदर बहुत प्रभावी योजनाएं की है। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए तो बहुत ही प्रभावी योजनाएं हैं। उनके घर के पास में छात्रावास खुलेंगे, उनको आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध होगी और उनके जो अच्छे परसेंटेज आएंगे उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग वालों के लिए भी
उस दृष्टि से अध्यापन कार्य करने की दृष्टि से आरक्षण की व्यवस्था रहेगी, तो इस दृष्टि से जो कैलिबर के लोग हैं उनको शिक्षक बनने के लिए अब बहुत अच्छी और व्यवस्थाएं शिक्षा नीति के अंदर उपलब्ध करवाने की योजना है। विश्वविद्यालय शिक्षा में इस शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं? भारत पहले भी विश्व गुरु रहा है और शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हब भारत बने, उस दृष्टि से इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के अंतर्गत बहुत प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। तो विभिन्न विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं वो भारत में भी किसी न किसी विश्वविद्यालय के साथ और कोइलेशन करके भारत में भी अपने शिक्षा के केंद्र प्रारंभ कर सकेंगे और भारत के विश्वविद्यालय भी उनके मुकाबले में बहुत प्रभावी ढंग से खड़े हों। इसलिए उनके मुकाबले में टिकना है तो वो भी बहुत अच्छे स्तर के अपने विद्यालयों के स्ट्रक्चर को, अपनी फैकल्टीज को खड़ा करेंगे। तो निश्चित रूप से अपना मानना है कि बाहर के विश्वविद्यालयों को भी हम आमंत्रित करके और हमारे विश्वविद्यालयों की अपग्रेड और अपडेटेड करके हम वैश्विक शिक्षा का केंद्र भारत को बना सकें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में रखा गया था, इसका नाम फिर से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपना मानना है कि मनुष्य कोई संसाधन नहीं है, मनुष्य तो स्वयं संसाधनों का उपयोग करने वाला है। इसलिए मानव को संसाधन नहीं, मानव को तो संसाधनों का मालिक बनाना है और इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय नाम रख के सरकार ने बहुत उत्तम कार्य किया है, क्योंकि मानव संसाधन नहीं, मानव संसाधनों का स्वामी है। कहा जा रहा है कि ये जो शिक्षा नीति है शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों में अब तक की सबसे अच्छी सुधार है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निश्चित रूप से बहुत प्रभावी शिक्षा के और नवाचार के लिए प्रभावी सिद्ध होगी, परंतु साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि इस देश के अंदर पूर्व में जो शिक्षा नीति आई है उसी शिक्षा नीति का एक प्रभावी सुधरा हुआ रूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह पुरानी शिक्षा नीतियों के मुकाबले में उसका प्रभावी रूप से एक रिसर्जेंटिव रूप है और निश्चित रूप से आज इस देश के लिए जैसी शिक्षा का प्रावधान हम सोच रहे थे वो होगा, परंतु इसमें एक ही पक्ष है कि हमें जनता का प्रबोधन बहुत अच्छे ढंग से करना होगा, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मानसिकता बनानी होगी और अभी तो ऐसा लग रहा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री जी और बाकी लोग भी इस शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए कमिटेड है। उसको देखते हुए हमको विश्वास लगता है कि यह शिक्षा नीति अच्छे ढंग से लागू होगी। इस शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम में भी क्या आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे? स्वाभाविक रूप से जब हम भारत केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की बात करते हैं, बालक के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, 360 डिग्री एवोल्यूशन की बात करते हैं, विद्यालयों के हम विद्या भारती में एक बात बोलते हैं सिस्टम फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तकों में शिक्षा को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने में परिवर्तन करना ही होगा, उसके बिना यह शिक्षा नीति क्रियान्वित नहीं हो सकती। अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा नीति पर? श्रोताओं से मेरा यही निवेदन है कि सरकार ने जिस भाव भावना के साथ शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है उसको सकारात्मक भाव से स्वीकार करें और अगर हमें हमारे जिम्मे में कोई उत्तरदायित्व आता है तो पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करें। जेनेवा में जो विश्व शैक्षिक समिट हुई थी उसमें उन्होंने कहा था एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा देने के लिए और स्वावलंबी भारत खड़ा करने के लिए और विश्व में भारत का शैक्षिक दृष्टि से एक उचित स्थान बने उस दृष्टि से एक प्रतिबद्धता व्यक्त कर रही है, तो उसको हम उसी प्रकार के सकारात्मक भाव से स्वीकार करें और उसमें पूरा सहयोग करें। आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ तो देखो सा नंदू भाई जो आपने वच में अत्र जाना मान्या शिक्षाविद हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संबंधित जितना भी अपना प्रश्न हमारा सटीक उत्तर देना आपनो मन एकदम प्रसन्नचित कर दी दो। बिल्कुल सा। और देखो सा आप निश्चित रूप कही सके कि अनारो जो ज्ञान सागर है वो अथाह सागर है और वन में तो कुछ अभी बूंदा ही थोक सके। हाँ और देखो सा कार्यक्रम में आगे बढ़ावा तो आप कहो तो एक बढ़िया सो मनभावन राजस्थानी लोकगीत और आपने किसान भाई ने सुनावा नहीं सा? बिल्कुल सुनावा सा।